ये आपको बता दिया गया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से डिफर क्यों, और दूसरा बता दिया गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में फार्मूला हम कौन सा यूज करने वाले हैं, कैसे, ये भी बता दिया गया। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, अगर कोई एक पर्सन 100 रुपीज पर annum किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे 10% पर annum दिया जाता है। वह यह जानना चाहता है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर उसे क्या मिलेगा। 100 रुपीज क्योंकि एवरी ईयर पर annum उसे डिपॉजिट करना है, तो इसे एन्युटी लगा देना चाहिए, और क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है तो एन्युटी रेगुलर ही लगाना चाहिए। रेट और टाइम पीरियड हमें दिया गया है, और हम ये जानते हैं एन्युटी रेगुलर के लिए फार्मूला यूज करते हैं A इक्वल्स टू P 1 प्लस आई रेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। तो अगर हम इस पर बेस्ड कैलकुलेशन करें तो 100 1 प्लस 0.1 रेस्ट पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 100 1.1 रेस्ट पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 100 1.331 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1, और सिंप्लीफाई होने के बाद ये आता है 331 रुपीज। एवरी ईयर डिपॉजिट किया हमने 100 रुपीज, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हमें 331 रुपीज मिल गया। मैंने इससे पहले ये बताया था कि हम अमाउंट ऑफ एन्युटी के फार्मूले में, जिसमें हम ए को कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, हम इसको रिवर्स करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि अगर हम रिवर्स करें तो पी इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को नहीं बताता है, पी इसमें पर annum ट्रांजैक्शन को बता देगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या बताएगा? ये मैंने आपको बताया था कि ये 331 रुपीज की आज की वैल्यू को बता देगा। आज की वैल्यू की क्या मीनिंग? वैल्यू अभी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट जरा ध्यान दें। अगर 100 रुपीज पर annum कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर annum, ये कैलकुलेशन हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होनी चाहिए? इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन। अब हम चेक करें कि हमें रेगुलर लगाना चाहिए या ड्यू लगाना चाहिए। रेगुलर लगाना चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज पर annum के साथ कोई कंडीशन गिवन नहीं है, और जब कोई कंडीशन नहीं दी जाती एट द एंड की या एट द बिगिनिंग की, तो हम रेगुलर ही लगाते हैं। रेगुलर में 2 हैं, फर्स्ट या सेकेंड। मैंने कहा था कि जब पावर नेगेटिव साइन के साथ दिया जाए तो फर्स्ट, मैं कैलकुलेटर से पावर कैलकुलेट करना हो तो सेकेंड, क्योंकि इस एग्जाम्पल में पावर नेगेटिव साइन के साथ कहीं गिवन नहीं है, तो मैंने पावर हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, और इसलिए हमें यह फार्मूला लगाना चाहिए 1 प्लस आई रेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेस्ट पावर n इंटू आई। तो अब अगर हम इस पर कैलकुलेशन करें, एस क्या होता है? जो एवरी ईयर ट्रांजैक्शन होता है, 1 प्लस 0.1 रेस्ट पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 रेस्ट पावर 3 इंटू 0.1 100 1.331 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.331 इंटू 0.1। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आएगा 100, यहां हुआ 0.331 डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.1331। और अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करें तो इसकी मीनिंग 0.331 डिवाइडेड बाई 0.1331 इक्वल्स टू 2.4868 into 100 248.68। इस फिगर को जरा देखें, 248.68 331 रुपीस की आज की वैल्यू 248.68 रुपीस बनेगी। यही है प्रेजेंट वैल्यू। ध्यान से सुने, अगर 100 रुपीस, एक एग्जांपल से और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, ध्यान से सुने। 100 रुपीस कोई एक पर्सन कहता है
कि तुम मुझे एवरी ईयर दो 3 ईयर्स तक। 100 रुपीज कोई एक पर्सन कहता है कि तुम मुझे 3 साल तक दो 100 रुपीज एवरी ईयर। उसके जगह पर आज मेरे से 248.68 रुपीज ले लो या 3 साल बाद 331 रुपीज ले लो, दोनों इक्वल है। क्योंकि 100 रुपीज एवरी ईयर डिपॉजिट करने पर 3 साल बाद 331 रुपीज मिलेगा और 3 साल की जो बाद की वैल्यू होगी 331, उसकी आज की वैल्यू इतनी बनती है 248.68 रुपीज, दोनों इक्वल है। ठीक उसी तरह से इक्वल है जैसे इसके पहले एग्जाम्पल में आपको बताया गया था कि सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के केस में 3 साल बाद की वैल्यू 133.1 और आज उसकी वैल्यू 100, ये दोनों इक्वल है। नॉर्मल केस में विदाउट फार्मूला कभी भी कोई भी बता ही नहीं सकता था कि 100 रुपीज एवरी ईयर डिपॉजिट करने पर जो 331 रुपीज हम पाते हैं 3 साल बाद, उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी, ये कभी कोई बता ही नहीं सकता अगर फार्मूला ना। तो यहां हमने क्या देखा, ये आज की वैल्यू है 248.68 और ये 3 साल बाद की वैल्यू, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल है। तो यही है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब हमने यहां क्या देखा, हमें कब लगाना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जरा देखें। इसी एग्जांपल से मैं एक स्टेटमेंट निकाल रहा हूं। एवरी ईयर कुछ भी डिपॉजिट अगर हम करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो हम पाते हैं उसी की आज की वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एक बार फिर सुने, एवरी ईयर डिपॉजिट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो पाते हैं उसी की आज की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू की मीनिंग आज की वैल्यू, क्योंकि हम यह जानते हैं मनी की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। आज 100 रुपीज सिंपल, आज 100 रुपीज, 3 साल बाद 133.1 रुपीज, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 100 रुपीज पर एनम डिपॉजिट, 3 साल बाद 331 रुपीज, उसकी आज की वैल्यू 248.68 रुपीज, दोनों इक्वल। एक और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक पर्सन कहता है कि तुम मुझे 100 रुपीज एवरी ईयर दो, 3 ईयर्स तक दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम इस पर चार्ज किया जाएगा। इसके जगह पर मेरे से 3 साल बाद 331 रुपीज ले लेना, या ये डिपॉजिट चलता रहेगा, मतलब 3 साल तक आपको देना ही देना है, या इसके जगह पर आज मेरे से 248.86 रुपीज ले लो। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों इक्वल है। हम 3 साल बाद 331 रुपीज लें या 248.86 आज ही ले लें, लेकिन हम ये कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट ऑफ एन्युटी से, ये कैलकुलेशन करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से, और इसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको बताया गया, एक रेगुलर के अकॉर्डिंगली और एक ड्यू के अकॉर्डिंगली। अब जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक एग्जांपल मैं और क्रिएट कर रहा हूं। किसी एक पर्सन ने कहा कि 100 रुपीज तो मुझे एवरी ईयर डिपॉजिट करो 3 ईयर्स तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। इसके जगह पर 3 साल बाद तुम मेरे से 331 रुपीज ले लेना, या आज एक पर्सन कहता है 250 रुपीज ले लो, एक पर्सन कहता है 200 रुपीज ले लो, और एक पर्सन कहता है 300 रुपीज ले लो। हमें क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल को देखें ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट कर प्लीज। 100 रुपीज एवरी ईयर आपने बैंक में डिपॉजिट किया 3 ईयर्स तक 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली। 3 साल बाद 331 रुपीज, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये 3 साल बाद मिलेगा ना। उसके जगह पर कोई एक पर्सन कहता है कि आज 248 रुपीज एक पर्सन को ऑफर है, दूसरे पर्सन को ऑफर ये, तीसरे पर्सन को ऑफर ये। हमें किसको सिलेक्ट करना चाहिए? इसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि 331 की आज की वैल्यू बनती है 248.86
तो मीनिंग ये हमें कम दे रहा है। यह हमें दे तो रहा है लेकिन अप्रॉक्स उतनी ही दे रहा है जितनी हमारी वैल्यू बनती है। सिलेक्ट कर ही सकते हैं, ये सिलेक्ट करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें इसमें 50.51 पॉइंट समथिंग रुपीस अधिक मिलेंगे जितनी हमारी वैल्यू बननी चाहिए। तो मीनिंग ये कब की वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू की। ये कब की वैल्यू है? आज की वैल्यू। जब भी किसी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो उस प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ध्यान दें, हम कई बार यहां वर्ड्स प्रेजेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं। जब भी आप वीडियो देखें तो रोक रोक करके देखें जिससे समझना आसान हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेट करके। अदरवाइज जनरली एक बार में जो स्टूडेंट सुनते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है क्लास में भी, फेस टू फेस क्लास में भी स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, समझ में नहीं आया तो भाई साहब ये समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये मैं फार्मूला यहां से हटा दे रहा हूं क्योंकि फार्मूला तो अब आपको पता चल ही क्या होगा। कोई एक पर्सन है, वह किसी एक मशीन को परचेज करना चाहता है। कोई एक बिजनेसमैन है, किसी मशीन को परचेज करने के लिए किसी शॉप पर जाता है। शॉपकीपर ने उससे कहा कि एक मशीन मेरे पास ए है, इसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज, इसकी लाइफ है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में मशीन डिस्ट्रॉय कर जाएगी और अगर आप इससे इनकम करते हैं तो 2,000 रुपीज पर एनम की इनकम कर सकते हैं। उसने कहा कि मेरे पास एक दूसरी मशीन भी है। उसने कहा कि इसकी कॉस्ट है 7,000 रुपीज, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। और उसने कहा कि अगर आप इस मशीन को परचेज कर लें तो इससे आप इनकम कर सकते हैं 700 रुपीज पर एनम की। बिजनेसमैन को किस मशीन को परचेज करना चाहिए और क्यों? देखें, एक बार फिर एग्जांपल देखें। एक कोई बिजनेसमैन है, कोई एक मशीन परचेज करना चाहता है, शॉप पर जाता है। शॉपकीपर ने उसे 2 मशीन को ऑफर दिया। एक मशीन कॉस्ट 10,000, 8 ईयर्स, 2,000 की इनकम। दूसरी 7,000 कॉस्ट है, 10 ईयर्स लाइफ है, 700 रुपीज इनकम। अब जरा हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, दुख सुने ध्यान से। एज्यूम करें कि अगर मैं बिजनेसमैन होता, मैं किसी शॉप पर जाता, ये कंडीशन शॉपकीपर ने बता दिया, तो बैठे ही बैठे मैं क्या करूंगा? मैंने उससे कहा कि भाई कैलकुलेटर देना। शॉपकीपर ने कैलकुलेटर मेरे को दे दिया। मैंने क्या किया? मैं सोच रहा हूं, अभी ध्यान दे, कुछ कर नहीं रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर ये शॉपकीपर पहले मशीन के लिए 2,000 रुपीज की इनकम बता रहा है और लाइफ 8 ईयर्स बता रहा है, तो मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 16,000 की और शॉपकीपर इसकी कॉस्ट बता रहा है 10,000 रुपीज की। तो हम माइनस 10,000 करेंगे तो हमें तुरंत 6,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूं, मैंने यहां बगल में लिख लिया अपने रफ वर्क के लिए, ये 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें मिला। फिर मैं सोच रहा हूं कि शॉपकीपर दूसरे मशीन के लिए ऑफर कर रहा है 700 रुपीज और लाइफ बता रहा है 10 ईयर्स। तो 700 रुपीज के रेट से 10 ईयर्स में इसकी इनकम की टोटल वैल्यू जो बनती है वह 7,000 और कॉस्ट भी इसकी 7,000 बता रहा है शॉपकीपर। तो मीनिंग हमारा प्रॉफिट जो बनेगा वह क्या बनेगा? 0 प्रॉफिट। मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि हमें फर्स्ट मशीन को परचेज कर लेना चाहिए। ठीक बात है। तभी मेरा एक मैनेजर आया, उसने कहा क्या हुआ, क्या डिसाइड किया सर? मैंने उसे पूरा ये जो मैंने सोच रहा था वह पूरा स्टेटमेंट उसे बता दिया। मैंने उससे कहा कि शॉपकीपर अगर ये कह रहा है तो इसके बेस पर 6,000 का प्रॉफिट, इसके बेस पर 0 प्रॉफिट। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया फर्स्ट मशीन परचेज।
उसने क्या लॉजिक दिया, जरा सुने ध्यान से। उसने कहा कि सर क्या आप श्योर हैं कि यह प्रॉफिट 6000 का ही रहेगा? मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि जब आप मशीन परचेज करेंगे और 8 साल तक अपने पास रखेंगे तो क्या उस मशीन पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा? वह कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा। कुछ निकलेगा। 8 इयर्स तक जब मैं मशीन को अपने पास रखूंगा तो क्या उस मशीन पर जो वर्कर काम करेंगे उसका मेंटेनेंस कौन देगा और वर्कर के खर्चे कौन देगा? मैं दूंगा। उसने कहा कि इसके मशीन के बदले में जिस 10,000 रुपीस को आज आप शॉपकीपर को दे देंगे उस 10,000 का इंटरेस्ट आज से कौन लेगा? शॉपकीपर लेगा। अभी तक तो आप 10,000 का इंटरेस्ट लेते थे, आज से तो शॉपकीपर लेगा इंटरेस्ट। तो इसकी मीनिंग ये एक और हमारा घाटा हुआ। तो इसकी मीनिंग क्या ये प्रॉफिट 6,000 का ही रहेगा? नहीं, ये 6,000 के प्रॉफिट में से ये तीनों निकल जाएंगे और उसके बाद जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि बिजनेस में नेट प्रॉफिट चाहता है। और ये तीनों चीजें यहां भी लगेंगी। मशीन का डिप्रिसिएशन, उस पर जो वर्कर काम करेंगे और मशीन का मेंटेनेंस, और तीसरा उस कैपिटल का इंटरेस्ट। तो इसकी मीनिंग ये प्रॉफिट जो है वो जीरो नहीं होगा, ये लॉस में चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि वह कितना हमें प्रॉफिट एग्जैक्ट मिलेगा ये तीनों निकालने के बाद? ये तीनों निकालने के बाद कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा या ये लॉस जो आएगा वो कितना होगा? इसके लिए एक फार्मूला बताया गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये मान लिया जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी यूज करने से ये तीनों ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं और हमें अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और वह एग्जैक्ट फिगर बता देता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है। हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितनी प्रॉफिट उस बिजनेसमैन को मिलेगी और डेप्रिसिएशन और ये सब निकालने के बाद। तो चलिए देखते हैं। फॉर मशीन ए हमें रेगुलर लगाना चाहिए, ड्यू लगाना चाहिए, क्योंकि पर एनम है यहां। इस 10,000 और 7,000 का कोई रोल नहीं है, अभी ध्यान दें। 10,000 7,000 का कोई, ये तो आज की वैल्यू है। अगर हम मशीन परचेज करते हो तो 10,000 हमें पे करना पड़ेगा। और ये कब की वैल्यू है? ये जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ये बाद की वैल्यू है। अगर हम मशीन परचेज कर लें 8 साल तक यूज करें तो देखें, हमें इसमें रेगुलर लगाना चाहिए और रेगुलर में क्योंकि 2 फार्मूलेज हैं तो हमें सेकेंड फार्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें पावर गिवन नहीं है। तो P इक्वल्स टू S के जगह पर हमने लिख लिया 2000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन में 10% हो तो 0.1 रेज्ड पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 रेज्ड पावर 8.1 2000 1.1 रेज्ड पावर 8। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.1 इंटू 1.1 2 3 4 5 6 7 8 2.1435 माइनस 1 2.1435 इंटू 0.1 2000 1.1435 डिवाइडेड बाई 0.2143। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए 1.1435 डिवाइडेड बाई 0.2143 इक्वल्स टू यह हुआ इनटू 2000 इक्वल्स टू 10671.95। सब कुछ निकालने के बाद इतनी वैल्यू आएगी इस 2000 रुपीज पर एनम के इनकम के साथ। और ये तो हमें मिलेगी अगर हम मशीन परचेज कर लेते हैं और हम नॉर्मल तरीके से उसको वर्किंग कंडीशन में रखते हैं। तो बिजनेस चलाने के बाद 8 साल बाद जब मशीन डिस्ट्रॉय करेगी तो सब कुछ निकालने के बाद हमारे पास ये मिलेगा। और जब हमने इससे अपने ओरिजिनल कैपिटल 10,000 को कंपेयर किया तो हमें पता ये चला कि हमारे पास जी प्रॉफिट है 671.95 रुपीस का प्रॉफिट है। क्योंकि हम प्रॉफिट कैसे करते हैं?
जो बिजनेस के एंड में या एट द एंड ऑफ ईच ईयर जो हमें मिलता है, हम उससे अपने ओरिजिनल कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं, हमें प्रॉफिट मिल जाता है। सेम अप्रोच फॉर मशीन बी, अगर हम इसे करें तो इसमें 700 1 प्लस 0.1 रेज्ड पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1, क्योंकि 10 ईयर्स लाइफ है इसकी। 700 1.1 रेज्ड पावर 10 2.5937 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 700 1.5937 डिवाइडेड बाई 0.2593, और इससे जब हम कैलकुलेशन करेंगे 1.5937 डिवाइडेड बाई 0.2593 इक्वल्स टू ईयर इनटू 700 4302 आएगा। 4302 सब कुछ निकालने के बाद ये मिलेगा 10 साल बाद। और हमारी ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी थी? 7000। तो इसमें से अगर हम इसे डिडक्ट करें माइनस 7000, तो लॉस आएगा 2697 2698। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लिए यह हमने एग्जांपल दिया है, और यही इसका यूज भी है। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला न पता चले तो हम इसकी कैलकुलेशन कभी कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली अलग अलग आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये वैल्यू हम कैसे पाते हैं? ये कब की वैल्यू है? ध्यान से देखें, ये 8 साल बाद की वैल्यू है। इसको हमने किससे कंपेयर किया? 10,000 से। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से। 4302 को किससे कंपेयर किया? 7000 से। तो इससे एग्जैक्ट वैल्यू हम पा जाएंगे कि हमें किस मशीन को प्रेफर करना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है, यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, ये आपको बता दिया गया। अब हम ये देख लें कि किस क्वेश्चन में इसे हमें अप्लाई करना चाहिए, या किस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें यह पता चल जाए कि हमें इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाना चाहिए। हम ये देख लेते हैं, और उसके लिए कुछ एक ट्रिक्स कर सकते हैं, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहें, वो चाहे लिख लें, स्टार देकर में लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के केस में, एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के बेस पर एक फ्यूचर वैल्यू को अगर प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करने के लिए कहा जाए, एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के केस में, इन केस ऑफ एवरी ईयर ट्रांजैक्शन, कंपेयर with future value and present value. इसमें हम यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एक तो यह है, एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के केस में अगर कभी भी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करने के लिए कहा जाए, जैसे एग्जांपल में बताया गया था 331 रुपीज को कंपेयर किया गया था 248.86, तो हम ऐसे किसी क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। दूसरा स्टेप, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन वैल्यू with negative power, उसमें भी आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाना चाहिए। इसकी मीनिंग क्या है, इसका एक एग्जांपल भी देख लें, तब ये लिख लेंगे। जैसे मैं कहता हूं 1.04 रेज्ड पावर -12,
इक्वल्स टू 0.6252, कुछ भी ऐसे जगह पर दिया जाए तो यहां भी हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ही लगाना चाहिए अगर पावर नेगेटिव साइन के साथ कहीं दिया गया। तीसरा, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट हमसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ही पूछ लिया जाए, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी, यहां भी अगर हमसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ही पूछा जाएगा तब तो हमें लगाना ही है रेगुलर या ड्यू के अकॉर्डिंगली जो भी हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया जाए। नेक्स्ट, हम जनरली जो फ्यूचर वैल्यू को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के बेस में, उसमें कुछ एक एग्जांपल्स यूज किए जाते हैं जैसे मशीनरी, हाउस प्राइस, लोन। मशीनरी, हाउस प्राइस, लोन अमाउंट। ध्यान से देखें, मशीनरी, हाउस प्राइस, लोन अमाउंट से रिलेटेड अगर किसी क्वेश्चन में एवरी ईयर ट्रांजैक्शन को कंपेयर करने के लिए कहा जाता है तो यहां भी हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ही लगाना चाहिए। ध्यान से सुने, मशीनरी, हाउस प्राइस, लोन अमाउंट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में अगर एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के बेस पर कुछ कंपेयर करने के लिए कहा जाता है तो उस केस में भी हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ही लगाना चाहिए। ये 4 स्टेप्स ऐसे हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर डिसाइड कर लेंगे कि हमें इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एक बार फिर इसे मैं एट ए ग्लांस रिपीट कर दे रहा हूं। एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के बेस पर अगर आप कंपेयर करते हैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से, या पावर नेगेटिव साइन के साथ कहीं भी दिया गया हो, या अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ही पूछ लिया गया हो, या मशीनरी, हाउस प्राइस, लोन अमाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और उसमें एवरी ईयर ट्रांजैक्शन यूज किया गया हो और कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो भी हम लगा देंगे। तो हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी से डिफर क्यों है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी में हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमें किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू एनुटी लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छी तरह से जो भी एग्जांपल्स बताए गए हैं खूब अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे।